हाँ जी बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं रिवीजन किसका। एलएलपी एक्ट 2008 का, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2000। उस पर जाने से पहले एक छोटी सी बात मैं आपसे करूंगा बेटा, वो ये है हाउ टू अटेम्प्ट पेपर। पेपर अटेम्प्ट करना कैसे। अब मेरी बात समझना बेटा, जो मैं आपको कह रहा हूँ, आपका पेपर होता है 100 मार्क्स का। ये मान के चल लो आप 90 मार्क्स से ऊपर का पेपर अटेंड नहीं कर सकते। किसी ने ईमानदारी से अगर 90 मार्क्स का भी क्या कर लिया, अटेंड कर लिया, तो 70 60 आप आराम से ला सकते हो। इससे ज़्यादा लॉ से उम्मीदें मत रखना। पहली बात, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको 90 ही अटेंड करना है। जो बच्चे होशियार हैं या जो मेहनती है, या हर बच्चा 100 का अटेंड कर सकता है। बट ये मत करना कि अनड्यू प्रेशर आप अपने ऊपर डाल लो और आप 100 का छोड़ो 60 का भी अटेंड ना कर पाओ। पहली बात तो क्या करना है, प्रेशर को कम करना है। अब एक बार मान के चलो कि आपको 90 का ही अटेंड करना है, आपके पास पेपर में है 180 मिनट्स और आपको 90 मार्क्स का अटेंड करना है, तो मतलब कि आपके पास में फॉर 1 मार्क आपके पास में है कितने मिनट्स, 2 मिनट्स। एक नंबर के लिए हमारे पास कितने हैं, 2 मिनट है, इंक्लूडिंग रीडिंग, इंक्लूडिंग रीडिंग ऑफ क्वेश्चन। अब मान लो कोई क्वेश्चन 3 नंबर का आ गया, कितने नंबर का आ गया, 3 नंबर का, तो आपके पास में कितना टाइम है उसके लिए, 6 मिनट। अब आपको कोशिश क्या करना है, वो 3 नंबर का जो क्वेश्चन है 6 मिनट मैक्सिमम है। अगर आपको एक एक कंटेंट डिटेल में आता है तो आप 6 मिनट लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है। कोशिश करो कि वो 5 मिनट में क्या हो जाए, पूरा हो जाए। 3 नंबर का क्वेश्चन 5 मिनट, जब तक आप टाइम बाउंड नहीं हो, क्या नहीं हो, टाइम बाउंड नहीं हो, आप पेपर को अटेंड नहीं कर पाओगे। अगर आपने 6 मिनट के क्वेश्चन पे 5 मिनट लगाए, आपने कितना मिनट बचाया, 1 मिनट। ये जो एक एक मिनट, आधा आधा मिनट जो आप बचाओगे ना, तब जाके आपका 100 का पेपर क्या होगा, अटेंड होगा। पहली कोशिश तो आपको क्या करनी है, टाइम पर नजर रखना। किसी भी क्वेश्चन में 3 नंबर का आ गया तो 6 से तो ऊपर लगना ही नहीं चाहिए। 6 से ऊपर आप लगा रहे हो तो भैया आप गए, फिर 90 भी आपका अटेंड नहीं हो पाएगा, तो टाइम बाउंड हो गए। दूसरी बात, जब आप पेपर अटेंड करना स्टार्ट करते हैं, आपको पेपर जब मिलता है, आप पूरा पेपर पढ़ने की कोशिश मत करना कि क्या क्या आपको आता है क्या नहीं आता है, क्योंकि जो आता है उसकी खुशी कम होती है और जो नहीं आता है उसका दुख ज्यादा होता है। सबसे पहला काम करो, भले ही आप एक क्वेश्चन ढंग से पढ़ लो और उसी क्वेश्चन को पहले आप अटेम्प्ट करो। एक क्वेश्चन ढंग से पढ़ लो, आप उसी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या होता है, कंपलसरी होता है, आप उसको आराम से पढ़ लो रिलैक्स होके। जब तक आप पेपर में रिलैक्स नहीं हो, आप पेपर अटेंड नहीं कर पाओ। एकदम रिलैक्स हो जाओ, क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास में आ गया, उसको पूरा सोचो कि मैं इसमें क्या क्या लिख सकता हूँ, लेकिन टाइम बाउंड होना पड़ेगा। ये नहीं है कि पहला क्वेश्चन है मैं आराम से करूंगा, मैं उस क्वेश्चन में लगा दूंगा 50 मिनट, तो भैया बाकी पेपर फिर आपका अटेंड नहीं होगा। टाइम बाउंड प्लस रिलैक्स, और 100% पे मत जाना कि 100% पेपर क्या करना है, अटेम्प्ट करना है, नहीं हो पाएगा। हो पाएगा एक ही शर्त पे, आप टाइम बाउंड हो और हर क्वेश्चन के अंदर, जैसे मान लो यहाँ आपको 6 मिनट मिल रहे हैं, आपने यहाँ पर कितनी देर में अटेंड कर लिया, 5 मिनट्स में। कोई क्वेश्चन हमें कई बार क्या होता है, बहुत अच्छे से आ रहा होता है, तो हम सोचते हैं कि इसमें हम खूब लिखेंगे। अब भैया तुम कितना भी लिख दो, वो है तो 3 नंबर का ना, आप कितना भी लिख दो, क्या वो एग्जामिनर आपको 4 नंबर देगा, नहीं देगा। तो क्यों फालतू टाइम वेस्ट कर रहे हो। 3 नंबर का क्वेश्चन, उसकी जो मैक्सिमम जो वर्थ है वो कितनी है, 6 मिनट है। आप 4 मिनट में, 5 मिनट में उसको समअप करो। उसको जितना जल्दी समअप करोगे ना, तब आप क्या कर पाओगे, बाकी बचा हुआ पेपर अटेम्प्ट कर पाओगे। जल्दबाजी मत करना, रिलैक्स होकर पेपर देना। जो 15 मिनट आपको स्टार्टिंग में मिलते हैं, उसमें केवल और केवल क्या करना, एक क्वेश्चन ढंग से पढ़ लेना लॉ का, उस क्वेश्चन पे ही फोकस करना कि हाँ इस क्वेश्चन में मुझे क्या क्या लिखना है, सारा पढ़ने की कोशिश करोगे, वेस्टेज ऑफ टाइम है। जो आपको एक्स्ट्रा टाइम मिल रहा है उसमें आप आराम से एक क्वेश्चन ढंग से पढ़ लो। एटलीस्ट तुम्हें ये तो बताना कि हाँ ये 10 नंबर का क्वेश्चन है या 12 का है, मुझे अच्छे से आता है। उसमें आप पूरा का पूरा टाइम लगा के आप आराम से पेपर क्वेश्चन अटेंड कर लो। जल्दबाजी मत करना, जल्दबाजी से नुकसान हो जाएगा। टाइम बाउंड होना बहुत जरूरी है। एग्जाम सेंटर पे टाइम से पहले पहुंच जाना। अपना जो किट है, जो पेन पेंसिल जो आपके हैं, वो प्लीज प्रॉपरली अरेंज कर लेना। एग्जाम सेंटर पे जाओ, कम से कम 15-20 मिनट पहले पहुंच जाना।
1:30 पहुंच जाना, आधा घंटा पहले रिलैक्स होना, रिलैक्स हो गए, माइंड फ्रेश होगा, जो प्रेशर बढ़ा होता है ब्लड प्रेशर वो थोड़ा सा क्या हो जाएगा, कूल डाउन हो जाएगा। आराम से रिलैक्स होके पहले 15 मिनट जो आपको मिलते हैं पेपर आराम से पढ़ना, एक क्वेश्चन पढ़ लेना, उसको ढंग से पढ़ के तैयारी रखना दिमाग के अंदर कि जैसे ही पेपर स्टार्ट होगा मुझे क्या क्या लिखना है या क्या क्या ऑप्शंस को मुझे सिलेक्ट करना है। ढंग से अटेम्प्ट करना, जल्दबाजी मत करना। 100 के पीछे भागोगे 80 भी अटेंड नहीं होगा, 90 के पीछे भागो, 90 को भी अगर आप प्रॉपरली अटेंड करते हो तो आराम से आपके 70 75 65, डिपेंड करता है आपने कितना कंटेंट अच्छे से लिखा है। सेक्शन नंबर जो लिमिटेड सेक्शंस होते हैं जो रिपीटेडली एग्जाम में बार बार आ रहे हैं उन सेक्शन पे ज्यादा फोकस करना। एक एक सेक्शन रखने बैठ जाओगे तो भैया वो पॉसिबल नहीं है, एक एक सेक्शन आप रट नहीं पाओगे। ढंग से उसको आप मैनेज करो कि भैया मुझे कौन कौन से सेक्शन पे मेन फोकस करना है। सारे मैंने आपको बता रखे हैं कि कौन कौन से सेक्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। समझे बात नहीं समझे? उसके बाद में रिलैक्स होकर पेपर अटेंड करना। जल्दबाजी करोगे खेल खराब हो जाएगा। और अगर आप ये सोचते हो कि पेपर वापस वही आएगा जो पिछला पेपर आया था, या पास्ट पेपर रिपीट होते हैं, रिपीट नहीं होते हैं, हर बार ये यूनिक क्वेश्चन क्या करते हैं, ड्रॉ करते हैं। तो फोकस ऑन द कंसेप्ट, फोकस ऑन द कंसेप्ट। कंसेप्ट अगर आप ये क्लियर है आप पेपर अटेंड कर लोगे। आप केवल लॉ को रटने बैठोगे कि मैं ये सेक्शन रट लूं, मैं वो सेक्शन रट लूं, रटने से पेपर अटेम्प्ट नहीं होगा। केवल और केवल पेपर अटेम्प्ट होगा कंसेप्चुअल क्लैरिटी से, रटने से अटेंड नहीं होगा। आओ स्टार्ट करते हैं हम किसके बारे में, तुम्हारा एलएलपी एक्ट 2008। पहले बताओ एलएलपी का मतलब क्या है? लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। नॉर्मल पार्टनरशिप में पार्टनर्स की लाइबिलिटी क्या होती है? अनलिमिटेड। और एलएलपी में आपकी लाइबिलिटी क्या होती है? लिमिटेड। लेकिन अगर आप फ्रॉड करोगे तो भैया आपकी लाइबिलिटी क्या हो जाएगी? अनलिमिटेड हो जाएगी। एक पार्टनर दूसरे पार्टनर के काम के लिए लाइबल होता है नहीं होता है? पार्टनरशिप में होता है, लेकिन एलएलपी में एक पार्टनर दूसरे पार्टनर के काम के लिए लाइबल नहीं होता है। लेकिन एलएलपी की बात करूं तो एलएलपी इज ए सेपरेट लीगल एंटिटी। तो पार्टनर के कुकर्मों की सजा एलएलपी को मिलेगी, लेकिन एक पार्टनर दूसरे पार्टनर के काम के लिए लाइबल नहीं होता। किसके अंदर? एलएलपी के अंदर। लेकिन पार्टनरशिप की बात करें तो पार्टनरशिप में एक पार्टनर दूसरे पार्टनर के सारे एक्ट के लिए लाइबल है, क्योंकि वहां होती है म्यूचुअल एजेंसी। किसके अंदर? पार्टनरशिप में। एलएलपी में नहीं होती। एलएलपी में आपके काम के लिए एलएलपी लाइबल है, और पार्टनरशिप में एक पार्टनर की गलतियों के लिए दूसरा पार्टनर क्या होता है? लाइबल होता है। चीजों पे फोकस करना। सबसे पहले हम टॉपिक उठाते हैं कौन सा वाला? एलएलपी का रजिस्ट्रेशन। आओ बेटा फटाफट। इनकॉर्पोरेशन ऑफ एलएलपी। एलएलपी आपको रजिस्टर्ड करवानी है। एलएलपी रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस ऑलमोस्ट वैसा ही है जैसे कंपनी का क्या होता है, इनकॉर्पोरेशन होता है। तो बताइए फर्स्ट पॉइंट क्या दे रखा है? सेक्शन नंबर 11, 2 और मोर पर्सन चाहिए। जब आप एलएलपी स्टार्ट कर रहे हो, आप एलएलपी एग्रीमेंट बनाओगे, इनकॉर्पोरेशन के डॉक्यूमेंट तैयार करोगे, तो वहां पर आपको कम से कम 2 लोगों का नाम उन डॉक्यूमेंट्स में लिखना पड़ेगा। लॉफुल बिजनेस होना जरूरी है। तो सेक्शन 11 का सब सेक्शन 1 का ए कहता है 2 लोग हो, लॉफुल बिजनेस हो, और बिजनेस का पर्पस क्या हो? प्रॉफिट मेकिंग। नॉन प्रॉफिट मेकिंग से एलएलपी स्टार्ट नहीं होती है। आपको अपने नाम बताने पड़ेंगे इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट में। इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट बनाने के बाद में आपको उसको फाइल करना पड़ेगा। फाइल कहाँ करना पड़ता है? www.mca.gov.in की वेबसाइट पे क्या करना है? फाइल करना है विद फीस, जितनी भी फीस प्रेस्क्राइब्ड हो। कौन से साइट पे जाओगे? एमसीए। लेकिन देखो यहाँ लिखा गया है कि आपको उस स्टेट के रजिस्ट्रार को भेजना है जिस स्टेट में आप अपना ऑफिस क्या करने वाले हो? इनकॉर्पोरेट। ऐसा लेकिन कुछ प्रैक्टिकली होता नहीं है। जैसे ही आप एमसीए की साइट पे जाओगे, इनकॉर्पोरेशन के डॉक्यूमेंट सबमिट करोगे, जब ऑनलाइन फॉर्म भरोगे तो आप स्टेट सेलेक्ट करते हो। क्या सिलेक्ट करते हो? स्टेट। तो वो डॉक्यूमेंट बाय डिफॉल्ट उसी स्टेट के रजिस्ट्रार के पास में जाएंगे। थर्ड नंबर पॉइंट आता है स्टेटमेंट। स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है कि भैया एक चार्टर्ड अकाउंटेंट होगा। कौन होगा भैया? आपका चार्टर्ड अकाउंटेंट होगा, चाहे वो कंपनी सेक्रेटरी हो, चाहे वो एडवोकेट हो, चाहे वो कोस्ट अकाउंटेंट हो। वो एक स्टेटमेंट भरेगा। क्या भरेगा? स्टेटमेंट, जिसमें बताएगा कि सारी रिक्वायरमेंट जो एक्ट की है वो पूरी हो गई। तो मैं बार बार सीए सीएस नहीं बोलूंगा। देखो बेटा मैं तो सीए बोलूंगा, तुम्हें बुरा लगे तो लगे। समझ गए बात? तो सीए क्या करेगा? सबसे पहले एक स्टेटमेंट भरेगा। स्टेटमेंट का मतलब आरओसी की साइट से स्टेटमेंट का फॉर्मेट डाउनलोड करेगा, उसमें अपना नाम लिखेगा, उसमें मेंबरशिप नंबर लिखेगा, और बताएगा कि सारी रिक्वायरमेंट्स क्या हो गई है? पूरी हो गई है।
तो एक स्टेटमेंट जा रहा है सीए का और दूसरा स्टेटमेंट जा रहा है एनी वन ऑफ द सब्सक्राइबर। मिनिमम दो होता है ना, उनमें से एक सब्सक्राइबर का स्टेटमेंट जाएगा कि सारी लीगल रिक्वायरमेंट हमने पूरी कर दी है। तो 11 का वन का ए क्या कह रहा था, लॉफुल बिजनेस हो, दो लोग चाहिए और आपको नाम अपना सब्सक्राइब करना पड़ेगा। 11 का 11 वन बी क्या कह रहा था कि आपको डॉक्यूमेंट भरने पड़ेंगे, उसमें आपको फीस जमा करानी पड़ेगी, आरओसी को सबमिट करना पड़ेगा। और 11 का वन का सी क्या कह रहा है बेटा, सीए का डिक्लेरेशन और एक सब्सक्राइबर का डिक्लेरेशन डालना पड़ेगा। थर्ड नंबर, हाँ सेकंड नंबर, 11 वन का ए बी सी हो गया। 11 का अब 2 पे आ जाओ। इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट जब आप बनाओगे उसका जो फॉर्म है वो प्रेस्क्राइब है। सबसे पहले आपको एलएलपी का नाम बताओ, प्रपोज्ड बिजनेस बताओ, आपका एड्रेस बताओ रजिस्टर्ड ऑफिस का कि कौन से स्टेट में है, नेम एंड एड्रेस बताओ ईच पर्सन का मतलब हर उस बंदे का नाम बताओ जो पार्टनर बनने वाला है। अच्छा एक बात, और पार्टनरशिप में ऑल पार्टनर लाइबल होते हैं, लेकिन एलएलपी के अंदर जितने पार्टनर्स होते हैं, देखो मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है एलएलपी में, मिनिमम दो चाहिए होता है, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। लेकिन उन पार्टनर्स में से भी कौन ऐसा होगा जो लीगल फॉर्मेलिटीज को कंप्लीट करेगा, उसको बोलते हैं डीपी, डेजिग्नेटेड पार्टनर। तो आपको डीपी का नाम बताना पड़ेगा, डीपी का एड्रेस बताना पड़ेगा, और जितनी भी अदर रिक्वायरमेंट्स हैं जो उस फॉर्म में आपको मिलेगी वो आपको फिल करके आरओसी को सबमिट करना पड़ता है। 11 वन के अंदर 3 पॉइंट थे, 11 का 2 जो बेसिकली बता रहा है कि इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट में क्या क्या होना चाहिए, और 11 का 3 क्या कहता है, अगर किसी बंदे ने कोई भी डॉक्यूमेंट ऐसा भर दिया जो उसको पता है क्या है, फॉल्स है, आपने कोई भी डॉक्यूमेंट में ऐसी जानकारी दे दी जो आपको पता है क्या है, फॉल्स है, या आप हो केयरलेस, वो डॉक्यूमेंट सही है या नहीं है आपने पता करने की कोशिश ही नहीं की, मतलब यू आर नॉट द बोनाफाइड पर्सन। अगर डज नॉट बिलीव इट टू बी ट्रू, उसका पनिशमेंट है। मतलब सीए के तौर पे अगर मैं क्या दे रहा हूँ, गलत डिक्लेरेशन दे रहा हूँ, या जो एक आपको चाहिए होता है सब्सक्राइबर, अगर वो क्या दे रहा है, गलत डिक्लेरेशन दे रहा है, तो भैया 2 साल तो जेल जाना पड़ेगा, और साथ में 10,000 से लेके 5 लाख तक रुपए का क्या लगेगा, फाइन लगेगा। क्या लगेगा, फाइन। क्लियर है। 11 का वन का एबीसी, 11 का 2, 11 का 3। सेक्शन नंबर 12 इनकॉर्पोरेशन बाय रजिस्ट्रेशन। 11 का 12 सॉरी सेक्शन 12 का फर्स्ट पार्ट ये कहता है कि अगर बी और सी डॉक्यूमेंट आ गए हैं, समझ गए, बी और सी की रिक्वायरमेंट क्या थी, बी जिसमें आपको क्या दिया था, डिक्लेरेशन, और सी, हाँ हाँ, बी में डॉक्यूमेंट्स आ गए, फीस आ गई, और सी में क्या आ गया, 11 का 1 का बी, 11 का 1 का सी, डिक्लेरेशन आ गई, फीस आ गई। रजिस्ट्रार कहता है भाई साहब हमारे लिए बहुत है, हम इतने डॉक्यूमेंट से ही क्या कर देंगे, कंपनी एलएलपी या कंपनी एलएलपी इनकॉर्पोरेट कर देंगे, हम फर्दर पता करने की कोशिश नहीं करेंगे, बस हाँ लॉफुल बिजनेस होना चाहिए। क्या होना चाहिए, तो ये कहता है बी और सी चेक करेंगे, 11 वन का बी और सी चेक करेंगे, साथ में ये देखेंगे कि जो बिजनेस है वो क्लॉज ए में कंप्लीट हो गया है, मतलब कि क्लॉज ए की रिक्वायरमेंट क्या थी, लॉफुल होना चाहिए, मिनिमम 2 होने चाहिए, अगर ये शर्त पूरी हो गई है, डिटेल में चेक नहीं करेंगे, सीधा उस एलएलपी को क्या कर देंगे, इनकॉर्पोरेट कर देंगे विद इन 14 डेज, विद इन 14 डेज पूरा कर देंगे, एलएलपी को रजिस्टर्ड कर देंगे, और आपको बकायदा एलएलपी के इनकॉर्पोरेशन का सर्टिफिकेट इशू कर देंगे। सेक्शन 12 का फर्स्ट। 12 का 2 क्या कहता है कि जो हम आपको ये सर्टिफिकेट देंगे ना इनकॉर्पोरेशन का, ये तुम्हारे लिए सफिशिएंट एविडेंस माना जाएगा कि तुम्हारी एलएलपी इनकॉर्पोरेट हो चुकी है, और जो सर्टिफिकेट आपको दिया जाएगा उसके ऊपर साइन किया जाएगा रजिस्ट्रार का, और बकायदा जो गवर्नमेंट की ऑफिशियल सील होती है वो उस पर लगा के उसको ऑथेंटिकेट किया जाएगा। क्या किया जाएगा, ऑथेंटिकेट। और क्या बोलता है, सर्टिफिकेट शैल बी कंक्लूसिव एविडेंस, बस इसी सर्टिफिकेट को तुम्हारे एलएलपी के एग्जिस्टेंस का कंक्लूसिव एविडेंस मान लिया जाएगा। देखो पार्टनरशिप का कंक्लूसिव एविडेंस होता है म्यूचुअल एजेंसी, और यहाँ का कंक्लूसिव एविडेंस क्या है, सर्टिफिकेट, बस सर्टिफिकेट है आपकी एलएलपी है। सेक्शन नंबर 13 रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ एलएलपी। हर एलएलपी का एक रजिस्टर्ड ऑफिस होगा जहां पर आरओसी कोई भी डॉक्यूमेंट आपको भेजेगा, कोई भी डॉक्यूमेंट अगर आरओसी को भेजना होगा, अ डॉक्यूमेंट में बी सर्व्ड ऑन एलएलपी पार्टनर या डीपी बाय पोस्ट, क्या भेजेंगे वो, बाय पोस्ट अंडर सर्टिफिकेट ऑफ
पोस्टिंग, देखो पोस्ट ऑफिस के थ्रू जब डॉक्यूमेंट भेजे जाते हैं तो वहां पर एक ऑप्शन होता है सर्टिफिकेट ऑफ पोस्टिंग। तो सारे डॉक्यूमेंट आपको सर्टिफिकेट ऑफ पोस्टिंग के थ्रू भेजे जाएंगे या रजिस्टर्ड पोस्ट के थ्रू भेजे जाएंगे या एनी अदर मैनर एज मे बी स्पेसिफाइड। तो एनी अदर मैनर क्या है बेटा, ईमेल। कोई भी डॉक्यूमेंट जरूरी नहीं है कि आपको फिजिकल भेजेंगे, वो आपको क्या कर देंगे, ईमेल कर देंगे। कहाँ कर देंगे, जो भी आपका रजिस्टर्ड ऑफिस है या जो भी अदर एड्रेस। कौन सा एड्रेस, अरे ईमेल एड्रेस जो आपने स्पेसिफाई किया था उस पे आपको वो सारे डॉक्यूमेंट फॉर्म्स जो भी इंक्वायरी होगी आरओसी की वो आपको उस डॉक्यूमेंट पे सॉरी उस एड्रेस पे क्या कर देंगे, भेज देंगे। एलएलपी को अगर अपना रजिस्टर्ड ऑफिस क्या करना है, चेंज करना है, तो आपको उसका नोटिस भेजना पड़ेगा, किसको, आरओसी को। कब तक भेजना पड़ेगा वो हमारे यहाँ पर बताया हुआ नहीं है कि कब तक भेजना है, बस भेजना जरूरी है आपको, ठीक है ना। और 4 पॉइंट कहता है कि अगर आपने एलएलपी ने इस चीज का कॉन्ट्रावेंशन किया, क्या किया, कॉन्ट्रावेंशन। कॉन्ट्रावेंशन क्या होता है समझना, एलएलपी के अंदर जितने भी डीपी है उनकी मीटिंग हुई, सॉरी डीपी की क्या हुई बेटा, मीटिंग हुई। इन्होंने एक बिल्डिंग रेंट पे लेके उस बिल्डिंग को बना दिया अपना रजिस्टर्ड ऑफिस, मतलब कि हमने रजिस्टर्ड ऑफिस क्या कर लिया, चेंज। हमने मीटिंग करके अपना रजिस्टर्ड ऑफिस कर दिया चेंज, बट आरओसी को बताया ही नहीं। आपने मीटिंग कर ली, आपने नई प्रॉपर्टी रेंट पे ले ली, उसको आपने अपना रजिस्टर्ड ऑफिस बना भी लिया, लेकिन आपने आरओसी को बताया नहीं, तो फाइन है बेटा कितने रुपए का, 500 रुपए पर डे। 500 रुपए पर डे का फाइन है, मैक्सिमम जाएगा 50,000 रुपए तक। लेकिन ये फाइन हर पार्टनर पे लगेगा, हर पार्टनर पे लगेगा, प्लस डीपी पे लगेगा, प्लस मतलब पार्टनर डीपी पार्टनर ही है, मतलब पार्टनर है तो पार्टनर पे लगेगा, डीपी है तो डीपी पे लगेगा, प्लस एलएलपी पे भी लगेगा। मैक्सिमम कितने रुपए, 500 रुपए पर डे, बट मैक्सिमम कितना, 50,000 रुपए ऑन ईच पार्टनर एंड एलएलपी सेपरेटली। कंबाइन मिला के नहीं है, सेपरेटली है। लेकिन सर एक बार अगर एलएलपी रजिस्टर्ड हो गई तो फिर वही बात, आर्टिफिशियल लीगल पर्सन कैन बी शूट और श्यू। उसके बाद में आप कोई भी एसेट एक्वायर कर सकते हो, प्रॉपर्टी खरीद सकते हो, अपने नाम से बैंक अकाउंट भी खोल सकते हो, कॉमन सील हो सकती है अगर आप चाहो तो, कंपलसरी नहीं है। और उसके बाद में डूइंग एंड सफरिंग सच अदर एक्ट और द थिंग एज बॉडी कॉर्पोरेट, हर वो काम कर सकते हो जो एक नॉर्मल कंपनी कर सकती है, वो काम आप कर सकते हो। मतलब कि सेपरेट लीगल एंटिटी मान लिया जाएगा, आर्टिफिशियल पर्सन मान लिया जाए। व्हाट द पॉइंट। सेक्शन नंबर 15 आता है किसके बारे में, नेम। नेम में क्या कहता है, नाम के बाद में एलएलपी वर्ड लगाना क्या है, जरूरी है, पूरा लिख दो, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप या केवल एलएलपी वर्ड लिख दो। कोई भी एलएलपी का नाम अनडिजायरेबल होना नहीं चाहिए। अनडिजायरेबल क्या है, मुझे बताओ कि मैं एक एलएलपी खोल रहा हूँ एब्यूजिव वर्ड के साथ, पॉसिबल है। आपका नाम अनडिजायरेबल होना नहीं चाहिए, या किसी दूसरी एलएलपी या कंपनी से मिलता जुलता होना नहीं चाहिए। तो ध्यान रखना, ना तो किसी कंपनी ना किसी एलएलपी, और तीसरा आता है ट्रेडमार्क, किसी भी ट्रेडमार्क से भी मिलता जुलता होना नहीं चाहिए। मैं सोच रहा हूं एलएलपी खोल दूं टा टा, तो ये गलत कर रहे हो, ये ऑलरेडी किसी कंपनी का नाम है, आप इसके नाम का रिजेंबलिंग वर्ड भी यूज नहीं कर सकते हो। ये रख दो रिलायंस, अच्छा यहाँ एल की जगह डी कर देता हूँ, रिलायंस। तो भैया मिलता जुलता आप वर्ड यूज नहीं कर सकते। देखो वैसे तो इनका एक एआई सॉफ्टवेयर है, वो मिलते जुलते जो वर्ड होते हैं ना उनको अपना आप क्या करता है, ब्लॉक कर देता है, बोल देता है कि नहीं भैया ये अलाउ नहीं है। लेकिन बाय चांस फिर भी एआई को भी आपने क्या दे दिया, चकमा देके एलएलपी अगर रजिस्टर्ड करवा दी तो सेक्शन 17 पे आओ। अगर आपने फिर भी एलएलपी रजिस्टर्ड करवा दी तो करवा दी। अच्छा एक बात बताओ, अगर मेरी कंपनी है टाटा, तुमने उससे मिलता जुलता कोई वर्ड डाला और बकायदा एलएलपी क्या हो गई, रजिस्टर्ड हो गई, तो मैं कंप्लेंट करूंगा ही नहीं करूंगा, करूंगा। कंप्लेंट करूंगा तो किसको करूंगा, सेंट्रल गवर्नमेंट को। देन सेंट्रल गवर्नमेंट आपको क्या भेजेगी, नोटिस, और बोलेगी कि बेटा हमसे तो गलती हो गई, हमें मत देखो। मतलब गलती तो किससे हुई, आरओसी से, वो बोलेंगे भूल जाओ उसको, गलती तेरी है। मतलब गलती एलएलपी बनाने वाली की है, और आपको नोटिस देके क्या बोला जाएगा, नाम क्या करो, चेंज करो, क्या करो, नाम। ये बोलता है कि 15 और 16, एक बार 16 छोड़ दो, 16 की बाद में बात करेंगे। अगर आपने किसी भी गलत तरीके से एलएलपी, अच्छा यहाँ लिखा है ना, किसी भी गलत तरीके से या एनी और अदरवाइज, मतलब किसी भी तरीके से तुमने क्या कर दिया, एलएलपी का रजिस्टर्ड कर दिया किसी ऐसी कंपनी के नाम से मिलता जुलता जो
जिस नाम की एलएलपी कंपनी या ट्रेडमार्क बना हुआ है उसे मिलता जुलता अगर आपने खोल भी दिया, चाहे वो कंपनी हो, एलएलपी हो या ट्रेडमार्क खोल भी दिया, तो सामने वाला आरओसी में कंप्लेंट करेगा नहीं करेगा, या गवर्नमेंट को कंप्लेंट करेगा? तो गवर्नमेंट में कहा मोदी के पास जाएगा कि नहीं? आरओसी की जो वेबसाइट है www.mca.gov.in, वहीं पर आपको कंप्लेंट करनी है, आप वहां कंप्लेंट कर दो। लेकिन ध्यान रखना, अगर किसी के ट्रेडमार्क से मिलता जुलता मैंने नाम रख लिया, अगर ये बंदा कंप्लेंट करेगा, ये तो कभी भी कर सकते हैं, एलएलपी और कंपनी तो एनी टाइम कभी भी कंप्लेंट कर सकते हैं कि साहब इसने हमसे मिलता जुलता नाम रख लिया। लेकिन अगर ट्रेडमार्क से मिलता जुलता नाम रखा है ना, तो ट्रेडमार्क वाले के पास कितना टाइम मिलता है बेटा? 3 साल। कितना टाइम मिलता है? 3 साल मिलता है। ट्रेडमार्क वाले के पास टाइम मिलता है बेटा कितना? 3 साल का टाइम मिलता है। अगर 3 साल में अगर आपने कंप्लेंट कर दी तो कंप्लेंट एक्सेप्ट की जाएगी। मतलब मेरे पास कोई ट्रेडमार्क है, तुमने एलएलपी खोल दी उस ट्रेडमार्क से मिलता जुलता, तो जिस दिन तुमने कंपनी खोली है, मुझे कंप्लेंट कब तक करनी है? विद इन 3 ईयर। अगर विद इन 3 ईयर तक मैंने कंप्लेंट नहीं की तो उसके बाद में मैं कंप्लेंट भी नहीं कर पाऊंगा। लेकिन यहाँ वो क्या कहता है, तो अगर आपने एलएलपी से मिलता जुलता, कंपनी से मिलता जुलता या ट्रेडमार्क से मिलता जुलता नाम की अगर कंपनी खोल भी दी, देन ऑन द एप्लीकेशन ऑफ सच एलएलपी, मतलब एलएलपी एप्लीकेशन कब तक दे सकती है गवर्नमेंट को? कभी भी। प्रोपराइटर, किसका प्रोपराइटर? ए और बी का, मतलब ट्रेडमार्क का प्रोपराइटर, वो कंप्लेंट करेगा। लेकिन ध्यान रखना, ट्रेडमार्क वाला कंप्लेंट कब तक कर सकता है? विद इन 3 ईयर। अगर कंप्लेंट किया है तो क्या कहता है, सेंट्रल गवर्नमेंट में डायरेक्ट सच एलएलपी टू चेंज इट्स नेम और न्यू नेम विद इन द पीरियड ऑफ 3 मंथ। विद इन 3 मंथ आपको क्या करना पड़ेगा? जिस दिन आपको ऑर्डर आएगा उसके विद इन 3 मंथ आपको नाम क्या करना पड़ेगा? चेंज करना पड़ेगा। और कंप्लेंट ध्यान रखना, कंपनी कंप्लेंट कब तक कर सकती है? कभी भी। लेकिन ट्रेडमार्क वाला कंप्लेंट कब तक कर सकता है बेटा? विद इन 3 ईयर। Where LLP change its name or obtain new name under subsection 1, it shall within period of 15 days from the date of such change give notice of change to the registrar along with the order of central government। ये क्या कहता है, एलएलपी ने अपना नया नाम रख लिया। सर नया नाम रखते कैसे हैं? वही पार्टनर्स की क्या बुलाई? मीटिंग। पार्टनर्स की मीटिंग बुला के हमने नाम क्या कर लिया? चेंज। अभी तक तुमने पार्टनर्स को बताया है, क्या रजिस्ट्रार को बताया? अब आपको रजिस्ट्रार को बताना है। कब तक बताना है? विद इन 15 डेज। 15 डेज कहाँ से? तुम्हारी आज मीटिंग हो गई, मीटिंग करके तुमने क्या कर लिया? नया नाम रख लिया। तो जो नया नाम आपने रखा है प्लस गवर्नमेंट का जो क्या आया था तुम्हारे पास ऑर्डर, ये दोनों चीजें आपको किसको भेजनी है? आरओसी को भेजनी है। तो पहला तो आरओसी को ये बताना है कि नाम चेंज कर रहे हैं, और दूसरा ये बताना है कि क्यों चेंज कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या आया था? नोटिस आया था। तो क्या कहता है, आपको 15 दिन के अंदर, बेटा कब तक? 15 दिन के अंदर आपको नाम चेंज करने के, मतलब मीटिंग करके 15 दिन के अंदर आपको आरओसी को नोटिस सबमिट करना है कि हमने नाम चेंज किया है। और वो बाद में क्या करेगा, आपको 30 दिन के अंदर नया सर्टिफिकेट इशू कर देगा। क्या इशू कर देगा? नया सर्टिफिकेट। तो नए सर्टिफिकेट में क्या चेंज होगा? केवल नाम चेंज होगा, इनकॉर्पोरेशन की डेट चेंज नहीं होगी। और लास्ट क्या कहता है, इफ द एलएलपी इज इन डिफॉल्ट इन कंप्लाइंग विद डायरेक्शन, अगर गवर्नमेंट के डायरेक्शन को कंप्लाई करने में आप क्या करते हो? फेल हो जाते हो, मतलब कि आपने गवर्नमेंट के रूल्स को फॉलो नहीं किया। गवर्नमेंट ने कहा था नाम चेंज करो विद इन 3 मंथ, आपने नहीं चेंज किया, तो गवर्नमेंट खुद एक नया नाम निकाल के, मतलब कि एमसीए एक नया नाम निकाल के आरओसी को भेज देगा, और आरओसी क्या करेगा, सीधा तुम्हारी एलएलपी का नाम चेंज करके तुम्हें भेज देगा कि ले हमने तेरा नया नाम निकाल दिया है। मतलब गवर्नमेंट का ऑर्डर आ गया, मैंने नाम चेंज नहीं किया, तो गवर्नमेंट आरओसी को बोल देगी कि इसका नाम ये रख दे, और आरओसी नया नाम रख के नया सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन बना के जिसमें नया वाला नाम लिख के तुम्हें भेज देगा कि ये ले, आज से तेरा नाम ये है, हमने निकाल दिया तेरा नाम। लेकिन सर मान लो मुझे वो नाम पसंद नहीं आया, तो मैं उसको बाद में क्या कर सकता हूँ? चेंज करवा सकता हूँ। क्लियर है? एक लास्ट आओ किस पे, सेक्शन नंबर 16। A person may apply in such form, manner, a complaint by such fees as may be prescribed to the registrar for reservation of name। नेम रिजर्वेशन क्या होता है, समझना मेरी बात। आप जब एलएलपी इनकॉर्पोरेट कर रहे हो, सबसे पहला काम ये करो, जिस नाम की आपको एलएलपी खोलनी है वो नाम का प्रपोजल भेजो रजिस्ट्रार को। किसका? नाम का प्रपोजल भेज दो किसको? रजिस्ट्रार को। प्रपोजल अगर अप्रूव हो जाए
तो जो सेक्शन 11 12 की जो फॉर्मेलिटीज थी वो बाद में कर लेना, पहले क्या कर लो, नेम रिजर्व करवा लो। होता क्या है कि मैं इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट बनाता हूँ, आरओसी को सबमिट करता हूँ, आरओसी वाले बोलते हैं सॉरी ये नाम अवेलेबल नहीं है, फिर मैं दोबारा डॉक्यूमेंट बनाता हूँ, फिर आरओसी सबमिट करता हूँ, फिर वो क्या बोलते हैं सॉरी ये नाम अवेलेबल नहीं है। तो एक काम कर लो ना, पहले जो नाम आप रखना चाह रहे हो उसका क्या कर लो, रिजर्वेशन, बाकी फॉर्मेलिटीज बाद में कर लेना। तो क्या कहता है, जो भी नाम आपको रखना है या नाम चेंज करना है तो आप चाहो तो उसका रिजर्वेशन भी करवा सकते हो। रिजर्वेशन का मतलब हो गया कि लीगल फॉर्मेलिटीज का पूरी की जाएगी, बाद में पहले नाम क्या किया जाएगा, रिजर्व करवाया जाएगा। और रिजर्वेशन करवाने के बाद ध्यान रखना बाकी फॉर्मेलिटी 3 महीने के अंदर पूरी कर लेना, अदरवाइज ये नेम रिजर्वेशन कैंसिल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कैंसिल। गॉट द पॉइंट, यहाँ तक खत्म है। नेक्स्ट टॉपिक आओ, डिफरेंस बिटवीन एलएलपी एंड पार्टनरशिप। एलएलपी को चलाने के लिए एलएलपी एक्ट 2008, पार्टनरशिप को चलाने के लिए पार्टनरशिप एक्ट 1932। एलएलपी बॉडी कॉर्पोरेट होता है, पार्टनरशिप बॉडी कॉर्पोरेट नहीं होता है। एलएलपी सेपरेट लीगल एंटिटी होती है और पार्टनरशिप की कोई सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती है। एलएलपी का एक लीगल प्रोसीजर है जो एलएलपी एक्ट में लिखा गया है, वो फॉलो करके एलएलपी रजिस्टर्ड करवाई जाती है। और पार्टनरशिप के लिए म्यूचुअल एग्रीमेंट बनता है, चाहे वो रिटर्न हो चाहे वो वर्बल हो, एग्रीमेंट होना जरूरी होता है पार्टनरशिप के लिए। पार्टनरशिप के अंदर रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी नहीं है, लेकिन एलएलपी में रजिस्ट्रेशन क्या है, मैंडेटरी है। पार्टनरशिप में याद है ना, रजिस्ट्रेशन नहीं करवाए तो क्या होगा, एक दूसरे पे केस नहीं कर सकते, सेट ऑफ नहीं कर सकते, आउटसाइडर पे केस नहीं कर सकते, लेकिन कंपल्सरी नहीं है, ऑप्शनल है। अगर किसी भी पार्टनर की डेथ हो जाए, इंसेनिटी हो जाए, रिटायरमेंट हो जाए, क्या हो जाए, उससे एलएलपी के एग्जिस्टेंस पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर पार्टनरशिप के अंदर बात करूं, अगर ऐसा कुछ हो गया तो पार्टनरशिप क्या हो जाती है, डिसॉल्व। क्योंकि एलएलपी की होता है परपीचुअल सक्सेशन और पार्टनरशिप का ऐसा कोई परपीचुअल सक्सेशन नहीं होता। एलएलपी के नाम के आगे एलएलपी लिखा जाएगा, पार्टनरशिप में ऐसा कोई रूल नहीं है। खतरी एंटरप्राइजेज वो पार्टनरशिप भी हो सकती है और प्रोप्राइटर भी हो सकती है। जय मां इंडस्ट्रीज वो पार्टनरशिप भी हो सकती है और प्रोप्राइटर भी हो सकती है, उनके नाम के लिए कोई गाइडलाइन नहीं है। लाइबिलिटी, पार्टनर्स की लाइबिलिटी क्या होती है बेटा, लिमिटेड होती है एक्सेप्ट फ्रॉड। लेकिन एलएलपी के अंदर तो आपकी लाइबिलिटी वैसी भी क्या होती है, अनलिमिटेड होती है और पर्सनल होती है। क्या होती है, पर्सनल। पार्टनरशिप के अंदर, पार्टनरशिप में आपकी लाइबिलिटी क्या होती है, पर्सनल और अनलिमिटेड। एलएलपी में लिमिटेड पर्सनल नहीं होती, हाँ फ्रॉड करोगे तो अनलिमिटेड हो जाएगी। पार्टनरशिप में आपके बीच में म्यूचुअल एजेंसी नहीं होती है, लेकिन एलएलपी में क्या होती है, म्यूचुअल एजेंसी होती है। सॉरी, पार्टनरशिप में म्यूचुअल एजेंसी होती है, एलएलपी में म्यूचुअल एजेंसी नहीं होती है। डीपी, एलएलपी में डीपी का कंसेप्ट होता है, पार्टनरशिप में ऐसा कोई डीपी का कंसेप्ट नहीं होता है। कॉमन सील, यहाँ पर कॉमन सील हो सकती है, वॉलेंट्री है किसके अंदर, एलएलपी के अंदर, लेकिन पार्टनरशिप में कोई कॉमन सील का रूल ही नहीं है। लीगल कंप्लायंस, एलएलपी के लीगल कंप्लायंस केवल डीपी पूरे करता है। पार्टनरशिप में ऑल पार्टनर्स के ऊपर लीगल कंप्लायंस पूरी करने की रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है। एनुअल फाइलिंग, पार्टनरशिप के लिए कोई एनुअल फाइलिंग का रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन अगर आपने एलएलपी बनाई है तो आपको सबसे पहले एनुअल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स, एनुअल स्टेटमेंट ऑफ सॉल्वेंसी और एनुअल रिटर्न, ये हर साल क्या करने पड़ते हैं, भेजने पड़ते हैं आरओसी को। किसके अंदर, एलएलपी के अंदर। तो एलएलपी में आपको एनुअल अकाउंट्स, एनुअल स्टेटमेंट ऑफ इंसॉल्वेंसी और एनुअल रिटर्न हर साल क्या करने पड़ते हैं, आरओसी को सबमिट। पार्टनरशिप में ऐसा कोई रूल नहीं है। फॉरेन पार्टनरशिप, मुझे बताइए फॉरेन का कोई बंदा आके एलएलपी में पार्टनर बन सकता है, लेकिन आपको अगर पता हो पार्टनरशिप एक्ट का नाम पता है क्या है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट से ध्यान रखना, फॉरेन का कोई बंदा पार्टनरशिप में नहीं आ सकता, लेकिन एलएलपी में वो आ सकता है, लेकिन पार्टनरशिप में नहीं आ सकता। समझ गए, माइनर, पार्टनरशिप में तो माइनर आ सकता है, लेकिन एलएलपी में माइनर किसी भी तरीके से नहीं आ सकता। पार्टनरशिप में माइनर कैसे आता है बेटा, एज ए बेनिफिशियरी। एलएलपी और कंपनी के बीच का डिफरेंस, पहला पॉइंट सिंपल सा है, बकवास है। मेंबर, द पर्सन वो कंट्रीब्यूट टू एलएलपी, एलएलपी में जो बंदा कैपिटल लगाएगा वो पार्टनर है। और ये इसको भूल जाना, कंपनी की बात हो रही है, ठीक है ना, फालतू कंफ्यूज हो गए। कंपनी में क्या होता है, कंपनी में जो बंदा शेयर खरीदता है वो मेंबर बनता है। क्या बनता है, मेंबर बनता है। यहाँ पार्टनर बनता है, मेंबर बनता है। एलएलपी का गवर्नेंस एलएलपी एग्रीमेंट के थ्रू होता है, और कंपनी का जो गवर्नेंस होता है वो कंपनीज एक्ट के थ्रू गवर्न होता है। नेम, एलएलपी के नाम के आगे एलएलपी लिखा जाएगा, वहां लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड वर्ड को यूज किया जाएगा। मेंबर्स मिनिमम 2 होते हैं, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है।
लेकिन कंपनी की बात करें तो मिनिमम 2, प्राइवेट में मैक्सिमम 200, पब्लिक की बात करें तो मिनिमम 7, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है, लेकिन ओपीसी में एक ही होता है, ओपीसी में एक ही होता है। लाइबिलिटी, लाइबिलिटी जो पार्टनर्स की होती है वो लिमिटेड होती है, और वहां पर भी क्या होती है, लिमिटेड होती है। बस अंतर है कि यहाँ लिमिटेड होती है आपकी कैपिटल तक, आपकी कैपिटल तक एक्सेप्ट फ्रॉड। लेकिन यहाँ कंपनी में जो अनपेड अमाउंट है, आपकी लाइबिलिटी कितनी है, केवल जितना अनपेड अमाउंट है वहां तक। मैनेजमेंट, एलएलपी का जो मैनेजमेंट है वो डीपी देखते हैं, और कंपनी का मैनेजमेंट देखते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर की बात करें तो डीपी यहाँ पर 2 चाहिए होते हैं मिनिमम, और अगर कंपनी की बात करें तो वहां चाहिए होता है डायरेक्टर, कंपनी में प्राइवेट में 2 और मैक्सिमम 15 होते हैं। लेकिन पब्लिक कंपनी की बात करें तो मिनिमम 3 होता है। क्लियर है? तो ये डिफरेंस का पोर्शन हो गया, ये सारा हमारा इनकॉर्पोरेशन का पोर्शन हो गया। अब बढ़ते हैं थोड़ा सा और आगे, नेक्स्ट टॉपिक पर आओ बेटा। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एलएलपी, सारे वही है कंपनी वाले। एलएलपी एक बॉडी कॉर्पोरेट है, परपीचुअल सक्सेशन है, सेपरेट लीगल एंटिटी है, म्यूचुअल एजेंसी यहाँ नहीं होती है। एलएलपी में एग्रीमेंट होना वैसे जरूरी है, लेकिन एग्रीमेंट नहीं है तो फिर एलएलपी एक्ट के जो रूल हैं वो आप पे लग जाएंगे। मतलब क्या है, अगर आप एलएलपी चला रहे हो उसका मैनेजमेंट कैसे करोगे, एलएलपी एग्रीमेंट बना लो, एग्रीमेंट के हिसाब से मैनेज कर लो। अगर एलएलपी एग्रीमेंट नहीं बना रखा है आपने, तो जो एलएलपी एक्ट के जो रूल्स हैं वो एज इट इज तुम्हारी एलएलपी पे क्या हो जाएंगे, एप्लीकेबल। एलएलपी भी आर्टिफिशियल पर्सन है, कॉमन सील होना ऑप्शनल है। इट सेल रिमेन अंडर द कस्टडी ऑफ सम रेस्पॉन्सिबल ऑफिसर। अगर एलएलपी में आपने कॉमन सील बना रखी है तो वो कॉमन सील किसके पास में रहेगी, एक रेस्पॉन्सिबल बंदे के पास रहेगी। और साथ में जब भी उसको किसी भी पेपर पे लगाओगे, और स्टैंप को किसी पेपर पे लगाओगे, तो कम से कम 2 डीपी का वहां पर प्रेजेंस होना जरूरी है। 2 डीपी के प्रेजेंस में ही उस स्टैम्प को यूज किया जा सकता है। लाइबिलिटी क्या होती है, लिमिटेड एक्सेप्ट इन केस ऑफ विलफुल फ्रॉड। मैनेजमेंट, मैनेजमेंट कौन करते हैं, यहाँ डीपी करते हैं। मिनिमम की बात करें तो यहाँ 2 होते हैं, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं होती है। एलएलपी बनाया जा सकता है फॉर बिजनेस, और बिजनेस भी कौन सा वाला, प्रॉफिट मेकिंग। देखो कंपनी की बात करें ना, नॉन प्रॉफिट मेकिंग का पर्पज है तो आप सेक्शन 8 कंपनी खोल दो, लेकिन एलएलपी नहीं खोल सकते। एलएलपी में ऐसा कोई कंसेप्ट ही नहीं है। अगर एलएलपी के कोई भी काम जो हो रहे हैं, जिसको बोलते हैं ना उसका गवर्नेंस, अगर गलत तरीके से हो सकता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो इन्वेस्टमेंट बैठा सकती है। क्या बैठा सकती है, इन्वेस्टमेंट या इन्वेस्टिगेशन, इन्वेस्टिगेशन बैठा सकती है। कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट, कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट क्या होता है समझना। मान लो एक एलएलपी है, एक एलएलपी है और एक पार्टनरशिप है, मर्ज हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं, मर्ज हो रहे हैं। या एक एलएलपी है और एक कंपनी क्या हो रहे हैं, मर्ज हो रहे हैं। तो किसी भी प्रकार का मर्जर होगा, अमेलगमेशन होगा एलएलपी का, तो वो एलएलपी एक्ट के हिसाब से होगा। किसके हिसाब से होगा, एलएलपी एक्ट के हिसाब से। सर एक बात बताओ, पूछो बेटा कि सर एक पार्टनरशिप फर्म को एलएलपी में कन्वर्ट कर सकते हैं, यस। सर एक प्राइवेट कंपनी को एलएलपी में कन्वर्ट कर सकते हैं, यस। सर एक पब्लिक अनलिस्टेड कंपनी को एलएलपी में कन्वर्ट कर सकते हैं, यस। लेकिन एक पब्लिक लिस्टेड कंपनी को एलएलपी में कन्वर्ट कर सकते हैं, नो। लेकिन पहले उसको अगर आप अनलिस्टेड बना लेते हो तो बाद में उसको एलएलपी में कन्वर्ट किया जा सकता है। ई फाइलिंग, सारे डॉक्यूमेंट कौन सी साइट पे जमा होते हैं बेटा, www.mca.gov.in। और एक आता है फॉरेन एलएलपी। फॉरेन एलएलपी का मतलब क्या होता है, फॉरेन एलएलपी का मतलब होता है कोई भी एलएलपी जो बनी है, इनकॉर्पोरेट हुई है, लेकिन कहाँ, आउटसाइड इंडिया, बट बिजनेस कहाँ कर रही है, विद इन द इंडिया, उसको बोलते हैं फॉरेन एलएलपी। और फॉरेन एलएलपी को भी एलएलपी एक्ट जो है उसके रूल्स प्रोसीजर कंप्लायंस को फॉलो करना पड़ेगा अगर आप इंडिया में बिजनेस कर रहे। और बैकवर्ड आ जाओ आगे, डीपी। थोड़ा सा याद रखना, डीपी के बहुत क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। एवरी एलएलपी में मिनिमम 2 डीपी का होना जरूरी है। क्या होना जरूरी है, 2 डीपी का होना जरूरी है, जो इंडिविजुअल होंगे। क्या होंगे, इंडिविजुअल। मुझे बताओ, टाटा और रिलायंस ने मिलके एक एलएलपी खोल सकते हैं क्या, एलएलपी खोलने के लिए मिनिमम 2 पर्सन चाहिए, नेचुरल हो चाहे आर्टिफिशियल हो, एलएलपी खोल सकते हो आप। लेकिन टाटा से फिर डीपी कौन बनेगा, उनका रिप्रेजेंटेटिव। और रिलायंस से डीपी कौन बनेगा, उसका रिप्रेजेंटेटिव। मतलब कि इंडिविजुअल बंदा लाना जरूरी है जो डीपी बनेगा। कंपनी खुद डीपी नहीं बन सकती, कंपनी पार्टनर बन सकती है, लेकिन डीपी बनना है तो आपको एक रिप्रेजेंटेटिव भेजना पड़ेगा। और उनमें से भी क्या बोलते हैं, एटलीस्ट एक बंदा क्या होना चाहिए,
रेजिडेंट इन इंडिया होना चाहिए। अगर बॉडी कॉर्पोरेट है तो बॉडी कॉर्पोरेट के लिए उनका अंदर से एक नॉमिनी आएगा। कौन आएगा बेटा? नॉमिनी आएगा, जो डीपी बन सकता है। क्या बन सकता है? डीपी। और रेजिडेंट का मतलब क्या होता है? रेजिडेंट का मतलब होता है मिनिमम 120 दिन वो फाइनेंशियल ईयर में कहाँ रहा हो, इंडिया में, उसको कहा जाएगा रेजिडेंट। रेजिडेंट का मतलब जो मिनिमम 120 डेज इन ए फाइनेंशियल ईयर इंडिया में रहा हो, वो कहलाएगा तुम्हारा क्या? रेजिडेंट। और रेजिडेंट क्या जितने भी डीपी होते हैं सबका रेजिडेंट होना जरूरी है क्या? एक का होना जरूरी है। किसका? एक का। ये क्वेश्चन अच्छे से कर लेना, एग्जाम में बहुत बार आया हुआ है। एग्जाम्पल नंबर 2, मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर कितने होने चाहिए? 2। तो मान लो एलएलपी में 2 हैं, एक मर गया तो आपको 6 मंथ मिलते हैं, दूसरा बंदा और लेके आ जाओ। लेकिन अगर आपने दूसरा बंदा नहीं जोड़ा तो एलएलपी डिसॉल्व नहीं होगी, एलएलपी चलती रहेगी। बस जो बचा हुआ है उसकी लाइबिलिटी हो जाएगी अनलिमिटेड। क्या हो जाएगी? अनलिमिटेड। तो एलएलपी तो चलती रहेगी, एक में भी चलती रहेगी। लेकिन अगर आप एक से एलएलपी चला रहे हो तो आपकी लाइबिलिटी क्या हो जाएगी? अनलिमिटेड हो जाएगी, ध्यान रखना। तो मिनिमम 2 होते हैं। अगर 2 से कम चले गए तो आपको 6 महीने मिलते हैं दूसरा बंदा जोड़ने के लिए। अगर आप फेल हो जाते हो तो जो बंदा बच गया उसकी लाइबिलिटी क्या मान ली जाएगी? अनलिमिटेड। मतलब कि वो हर काम के लिए क्या हो जाएगा? पर्सनल लाइबल मान लिया जाएगा। पार्टनर, अगर आपको एलएलपी में पार्टनर बनना है तो कोई भी बन सकता है। कंपनी है तो भी बन सकती है, और इंडिविजुअल है तो भी वो पार्टनर बन सकता है। मतलब इंडिविजुअल भी पार्टनर बन सकता है और बॉडी कॉर्पोरेट भी क्या बन सकता है? पार्टनर बन सकता है। लेकिन ध्यान रखना, अगर वो अनसाउंड है तो वो आपका पार्टनर नहीं बन सकता। सर अनसाउंड का मतलब क्या है? अनसाउंड मीन्स अनसाउंड डिक्लेयर बाय कोर्ट। अगर कोर्ट ने उसको अनसाउंड डिक्लेयर कर रखा है, तुम्हारे कहने से नहीं। मेरे हिसाब से तुम लोग क्या हो, सारी लड़कियां क्या होती है? पागल होती है। मेरे हिसाब से होती है ना, रियल में थोड़ा ना होती है। मेरे कहने से क्या, तो मजाक करता हूँ, समझ के बात ना। कोर्ट ने अगर तुम्हें पागल डिक्लेयर कर दिया तो तुम एलएलपी में पार्टनर नहीं बन सकते। अगर आप इंसॉल्वेंट हो, लेकिन कौन से वाले? अनडिस्चार्ज, मतलब कि जो इंसॉल्वेंसी का तुम पे ठप्पा लगा है वो अभी तक हटा नहीं है, तो आप पार्टनर एलएलपी में नहीं बन सकते। और जो क्या कहता है, जिसने एलएलपी, सॉरी एलएलपी क्या, जिसने इंसॉल्वेंसी के लिए अप्लाई कर दिया है, जिसने इंसॉल्वेंसी के लिए क्या कर दिया है? अप्लाई कर दिया है, वो भी पार्टनर नहीं बन सकता। ये नहीं कह रहा हूं कि आप इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो चुके हो, नहीं, आपने इंसॉल्वेंसी के लिए कोर्ट में अप्लाई किया है, भले ही आपकी एप्लीकेशन क्या हो, पेंडिंग हो, लेकिन आप एलएलपी में पार्टनर नहीं बन सकते। क्लियर है? टॉपिक आता है छोटी सी एलएलपी, स्मॉल एलएलपी। जैसे स्मॉल कंपनी नहीं आता, वैसे यहाँ आता है स्मॉल एलएलपी। स्मॉल एलएलपी में क्या बोलते हैं? कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन मींस कैपिटल। कैपिटल कितनी हो? नॉट एक्सीडिंग 25 लाख, नॉट एक्सीडिंग 25 लाख। लेकिन गवर्नमेंट के पास पावर है कि इस 25 लाख को बढ़ा के 5 करोड़ तक कर सकते हैं। एंड टर्नओवर, टर्नओवर मींस सेल्स कितनी हो? नॉट एक्सीडिंग 40 लाख रुपी। लेकिन गवर्नमेंट चाहे तो इस 40 लाख को बढ़ा के 50 करोड़ तक कर सकती है। और यहाँ लिखा है एंड, मतलब ये तो कंपलसरी हो गया, कैपिटल का 25 लाख से कम होना जरूरी है। हाँ, गवर्नमेंट ने अगर पावर है तो गवर्नमेंट चाहे तो 5 करोड़ तक इसको इंक्रीज कर सकती है। लेकिन इन दोनों में से एक, और का मतलब दोनों में से एक, क्या कहता है? विच मीट द अदर रिक्वायरमेंट। अदर रिक्वायरमेंट जो गवर्नमेंट ने क्या कर रखी है वो प्रेस्क्राइब। कई बार गवर्नमेंट क्या करती है, कुछ अदर रिक्वायरमेंट क्या कर देती है? प्रेस्क्राइब कर देती है। अदर रिक्वायरमेंट का मतलब क्या हो गया? अदर रिक्वायरमेंट का मतलब क्या हो गया कि गवर्नमेंट ने बोल दिया कि अगर आप इस क्राइटेरिया में हैं, जैसे नंबर ऑफ एम्प्लॉय, अगर आपके नंबर ऑफ एम्प्लॉय 20 से कम है तो भी गवर्नमेंट बोलती है कि हम आपको क्या मान लेंगे। अगर नंबर ऑफ पार्टनर 15 से कम है, एग्जाम्पल के तौर पर कह रहा हूँ, नंबर ऑफ पार्टनर कितने हैं? 15 से कम है, तो भी हम आपको क्या मान लेंगे? स्मॉल एलएलपी मान लेंगे। सर स्मॉल मानने से क्या फायदा होगा? हम अपनी बेइज्जती क्यों करवाएं? स्मॉल एलएलपी बेइज्जती नहीं है। स्मॉल एलएलपी के क्राइटेरिया में अगर आप आ जाते हो तो आपके ऊपर से बहुत सारी लीगल फॉर्मेलिटी का जो प्रेशर होता है वो क्या होता है? हट जाता है। तो बेनिफिट है वो आपके लिए। नेक्स्ट, एलएलपी एग्रीमेंट। इट मींस एनी रिटन एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स ऑफ एलएलपी और बिटवीन द एलएलपी एंड इट्स पार्टनर, जिसमें आपके म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज पार्टनर के और म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटी किसके? उनके एलएलपी के साथ, मतलब कि पार्टनर का पार्टनर के साथ और पार्टनर्स के
एलएलपी के साथ क्या राइट्स एंड ड्यूटीज होंगे वो एलएलपी एग्रीमेंट में लिखा जाता है। ये फालतू बकवास है, फालतू बकवास है। और एक लास्ट आ जाइए, कौन सा? बॉडी कॉर्पोरेट। फटाफट पढ़ो, बॉडी कॉर्पोरेट क्या होता है? बॉडी कॉर्पोरेट, देखो कंपनीज को क्या बोलते हैं? बॉडी कॉर्पोरेट। तो कंपनी को तो बॉडी कॉर्पोरेट बोलते ही बोलते हैं, साथ में एलएलपी को भी क्या बोलते हैं? बॉडी कॉर्पोरेट, जो इंडिया में रजिस्टर्ड हुई। साथ में उस एलएलपी को भी बॉडी कॉर्पोरेट बोलते हैं जो आउटसाइड इंडिया रजिस्टर्ड हुई। और साथ में उस कंपनी को भी बॉडी कॉर्पोरेट बोलते हैं जो आउटसाइड इंडिया रजिस्टर्ड हुई। लेकिन सोल प्रोप्राइटर को कभी भी बॉडी कॉर्पोरेट नहीं बोलेंगे, कोऑपरेटिव सोसाइटी को कभी भी बॉडी कॉर्पोरेट नहीं बोलेंगे। बात समझ आ गई? लेकिन एक लास्ट चीज बोलता है, एंड एनी अदर बॉडी कॉर्पोरेट ऑफ सेक्शन 2 ऑफ कंपनी एक्ट 2013 और एलएलपी as defined in this act which the central government may by notification in the official gazette। मतलब कि वैसे तो आप बॉडी कॉर्पोरेट हो, एज पर डेफिनेशन तो क्या हो, आप बॉडी कॉर्पोरेट हो, लेकिन गवर्नमेंट चाहे तो एक ऑफिशियल गैजेट लाके आपको बॉडी कॉर्पोरेट की कैटेगरी से बाहर कर सकती है। मतलब कि फिर तुम्हें वो बॉडी कॉर्पोरेट, फिर तुम्हें वो सेपरेट लीगल एंटिटी, फिर तुम्हें वो आर्टिफिशियल पर्सन माना नहीं जाएगा, भले ही तुम एज पर सेक्शन क्या हो, बॉडी कॉर्पोरेट हो। लेकिन गवर्नमेंट के पास पावर है कि तुम्हारे इस कॉर्पोरेट विल, बॉडी कॉर्पोरेट मीन्स कॉर्पोरेट विल को अपलिफ्ट कर सकती है। समझ गए बात? तो यहाँ पर तुम्हारा बेटा क्या खत्म होता है? एलएलपी एक्ट। इसको फटाफट एक बार, दो बार, तीन बार, जितनी बार रिवाइज कर सको रिवाइज कर लेना। कंसेप्ट दिमाग में जाएगा, पेपर अटेंड करने के लायक हो जाओगे। ठीक है बच्चों, थैंक यू, टाटा, बाय बाय। थोड़ी स्पीड तेज थी, मैं भी कई बार बीच में ऐसे, तो कोई दिक्कत नहीं है, ये जल्दबाजी में हो जाता है क्योंकि फटाफट फटाफट बोल रहे होते हैं, तो यहाँ का वहाँ हो जाता है। ठीक है ना? लेकिन तुमने बहुत अच्छे से सपोर्ट किया, तुमने मुझे जहाँ जहाँ मैंने गलत किया तुमने मुझे क्या किया, सही किया। थैंक यू, थैंक यू बच्चों।